लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ रहे हैं और कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सूक्ष्म जीवों की दुनिया यानी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसका ये आज पार्ट 2 है और इसमें हम कुछ बात करने वाले हैं उसी के आगे से। तो उस पार्ट की आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने उनके बारे में बताया था, यानी उस व्यक्ति से पहले ये जानकारी नहीं थी कि हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, जैसे कि आपके आसपास हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो कौन कौन हैं। या तो एनिमल्स हैं या तो फिर वो पक्षी हैं, और पक्षी को भी हम एनिमल्स ही मानते हैं, या फिर वो पादप हैं यानी पेड़ पौधे हैं। क्या इनके अलावा हमारे आसपास संसार में जहां पे हम रहते हैं कोई और चीज पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। मतलब दिखाई नहीं देती है, तो हमने मान लिया नहीं पाई जाती है। लेकिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि हमारे आसपास पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमको दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन वो होते हैं, उनका अस्तित्व है। तो वो एक पूरी सूक्ष्म जीवों की दुनिया थी। तो वहां से पहली बार पता लगा कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो इस प्रकार के। तो उसी में आज हम बात करेंगे उसी के आगे, और हम जानेंगे कि सूक्ष्म जैविकी का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है, यानी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मीनिंग होता है सूक्ष्म, ठीक है, जो बहुत छोटा हो। और जो बायोलॉजी शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जैविकी, जिसके अंदर हम बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए कि भाई हमारे आसपास जो भी सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। जी हाँ, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और वो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1676 और 77 में एक हॉलैंड के एक निवासी थे। हॉलैंड एक शहर है, हॉलैंड के एक निवासी थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उन्होंने, क्योंकि एंटोनी वॉन लीवनहॉक जो थे उनको लेंसेस को, आपको पता है लेंस क्या होते हैं? लेंस मोस्टली हम दो प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉनकेव लेंस होता है जिसको हिंदी में हम अवतल लेंस कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल लेंस जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इन महाशय को यानी एंटोनी वॉन लीवनहॉक को लेंस कलेक्ट करने का, यानी लेंस को संग्रहित करने का, रखने का बहुत शौक था। बहुत इनको अच्छा लगता था, इनका एक शौक था ये कि लेंसेस को कलेक्ट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक स्वयं का सूक्ष्मदर्शी बनाया, जो बहुत ही आसान सूक्ष्मदर्शी होता है उसको बनाया, जिसकी इमेज आप लोग बगल में देख रहे होंगे। ये सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया था? ये बनाया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। और इस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने क्या किया, पहली बार जो हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कौन कौन से अभी हम बात करेंगे उनके बारे में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके छिपे संसार की खोज की, और बताया हमको, आप सभी को, पूरी दुनिया को, कि भाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसे ढेर सारे सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर हम कैसे देख पाते हैं, कैसे हमने जाना? भाई हमको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती, जो छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए, ठीक है। तो उन्होंने जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, उसके अलावा प्रोटोजोआ तथा हाइड्रा,
आदि सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया, इसको क्लासिफाई किया, इसके बारे में बताया और इसको एक नाम रखा, इसको एक नाम दिया। नाम क्या दिया? इसको नाम दिया सूक्ष्म जंतुक। तो ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने जंतुक शब्द का इस्तेमाल किया, किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों के लिए जंतुक शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका आंसर क्या होगा? तो भाई सूक्ष्म जंतुक शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका आंसर क्या होगा? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। और आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में कि सूक्ष्म जंतुक किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो वो किसके लिए? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हाइड्रा, यानी ढेर सारे सूक्ष्म जीवों के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एनिमल क्यूल्स। सूक्ष्म जंतुक को हम क्या बोलेंगे? एनिमल क्यूल्स बोलेंगे। तो एनिमल क्यूल्स जो वर्ड है वो किसने पहली बार इस्तेमाल किया? तो वो थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने इस्तेमाल किया। लीवनहॉक ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहली बार जीवों के छुपे संसार को बताया। तो इसीलिए लीवनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जिस इंसान ने पहली बार सूक्ष्म जीवों का पता लगाया तो उसी को क्या बोला गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। लेकिन अब यहां पे कुछ बात ज्यादा गंभीरता से नहीं बन पाई, यानी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने ज्यादा डिटेल में उसके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें या फिर कुछ थ्योरीज नहीं दी। 19वीं शताब्दी में लुईस पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी खोजें करी। तो उनकी खोजों से सूक्ष्म जैविकी की स्थापना हुई। ठीक है, यानी जो माइक्रोबायोलॉजी का जो स्टैब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, वो किसके प्रयासों से हुआ? वो लुईस पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक से। उन्होंने पूरा का पूरा सूक्ष्म जैविकी की एक स्थापना की और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी तक जीवाणुओं को सबसे सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव माना जाता था। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीवाणुओं का जो विभिन्न रोगों से संबंध होता है, जैसा हम जानते हैं कि आज जो भी बीमारियां इंसानों को या जंतुओं को या पौधों को होती हैं, जो भी बीमारियां, वो किस वजह से होती हैं? वो सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं अक्सर। तो उनमें से कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं? जैसे बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई यानी कवक। तो ये सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो ये पता कब चला? ये जीवाणुओं का विभिन्न रोगों से संबंध ये 20वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये 20वीं शताब्दी में ही स्थापित हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। और कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं? आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन से डिजीज। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी जो टीबी होती है, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, वो किससे होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंजाई। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि टीबी यानी क्षय रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आप लोग कमेंट करिए। जी हाँ, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो टीबी कॉज करता है। अच्छा, टीबी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? जिस व्यक्ति को टीबी हो जाएगा उसके फेफड़े में से ब्लड आता है, यानी जब वो खांसता है तो उसके माउथ से ब्लड निकलता है, ये सिम्टम है। और ऐसे व्यक्ति को फीवर भी आता है। तो ये सारी बातें जो साइंटिस्ट आए धीरे धीरे, उन्होंने सारी बातें बताई। ठीक है, टीबी के बारे में रॉबर्ट कोच और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बातें बताई। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि किस तरीके से सूक्ष्म जैविकी का जो संक्षिप्त इतिहास रहा है वो कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे शुरू हुआ। ठीक है, आप लोग एक व्यक्ति को नहीं भूलेंगे जब आप सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे। वो कौन है? वो है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है, यानी जीवाणु क्या होता है। जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु चारों तरफ पाए जा सकते हैं, यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं
और इसमें कुछ पॉइंट हम बात करते हैं। जैसे जीवाणु कैसे होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसीलिए हमको दिखाई नहीं देते। देखिए, हम अगर अपनी बात करें या फिर हम किसी पेड़ पौधे की बात करें या फिर हम किसी जंतु की बात करें, कोई जानवर हो सकता है, वो सब दिखाई क्यों देता है, यानी हमको जो जीवित चीजें दिखाई देती हैं वो कैसे होती हैं, वो कैसी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके, यानी वो सब मल्टी सेल्ड एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं जो बहुकोशिकी होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। अगर हम एक कोशिका से मिलके बने होते तो हम भी एक कोशिकी होते, तो हम क्या दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, क्योंकि एक कोशिका जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है और हम दिखाई देते हैं क्योंकि हम बहुकोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, तभी हम दिखाई देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो एक कोशिकीय होता है, वो दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से इनको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं इनके बारे में। और यह कैसे होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, और हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। यानी बैक्टीरिया में केंद्रक की अगर हम बात करेंगे, केंद्रक की यानी न्यूक्लियस की, तो इनमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी ये ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, हमने जान लिया। अगला पॉइंट है कि इनमें जो डीएनए होता है, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। हमारे अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी जितने भी हमारे अंदर जो स्पेशल चीजें हैं, विशेष गुण हमारे जो हैं, वो कहाँ पे हैं, हमारे विशेष गुण, आपके विशेष गुण जो कैरेक्टर हैं वो डीएनए में छुपे रहते हैं। और डीएनए में वो छुपे कहाँ रहते हैं, कोड में। आगे हम आपको बात करेंगे, बताएंगे। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, दिस इज डीएनए, और इस डीएनए पर कोड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये एडेनिन, थाइमिन क्या होते हैं, ये कोड होते हैं। इसी कोड में, इन्हीं कोड में हमारे कैरेक्टर बसे होते हैं। और ये ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं जीन के, यानी जो जीन होता है ये डीएनए है। और ये डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है, डीएनए का ये डबल हेलिकल यानी दोहरा कुंडलित स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, उन लोगों ने डीएनए का दोहरा कुंडलित संरचना दी थी और इसके बारे में विशेष रूप से बताया था। तो हमारे कोड्स कहाँ पे होते हैं, हमारे कोड डीएनए पर होते हैं और इन्हीं कोड्स में हमारे कैरेक्टर होते हैं। यही हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, ये होता है केंद्रक के अंदर। या फिर बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया में केंद्रक होता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया की कोशिका है, ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया की कोशिका है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव भरा हुआ है, इसी में कुछ डीएनए होगा, ठीक है। तो यानी इसमें बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है, तो डीएनए खुला ही इसी में पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर अपनी हम बात करेंगे तो हमारी कोशिका के अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा है। तो उसके बाद यानी इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कई सारे वैज्ञानिकों की, जिन लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कुछ विशेष बातें बताई। उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस पास्चर के बारे में, ठीक है। तो लुईस पास्चर की हम बात करेंगे। इन्होंने अपने अध्ययन में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, स्टडी करी
और ये सिद्ध किया, ये बताया कि जो किण्वन होता है, किण्वन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेंटेशन। फॉर्मेंटेशन बोलते हैं किण्वन। जो किण्वन होता है, वो जो किण्वन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बियर बनती है, जो शराब बनती है, दारू जिसको बोलते हैं, दारू बनती है, वो कैसे बनती है, वो किण्वन उसका होता है, शुगर का। जो भी जूस बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े देशों में अंगूर की खेती होती है विशेष रूप से, तो जो अंगूर होता है उसकी पेराई होती है, उसकी पेराई के बाद में जो जूस निकलता है उसका किण्वन करा के अल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, तो किण्वन कैसे होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है। ये किसने बताया, लुईस पास्चर ने बताया। तो आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए बहुविकल्पी में कि किण्वन के बारे में किसने बताया, तो आप लोग क्या करके आएंगे, लुईस पास्चर ने बताया। उसके बाद में इन्होंने स्वतः जनन को गलत साबित किया। स्वतः जनन क्या है, एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस सिद्धांत में बताया गया कि कोई भी जो जीवित प्राणी होता है, कोई भी जो जीव होता है, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, खासकर हम एनिमल की बात करेंगे, वो कैसे उत्पन्न होता है, वो निर्जीव चीज से, यानी जो जीवित नहीं है उससे भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें बातें करी गई। तो अगर इसको हम समझें डिटेल में, तो किस तरीके से इसमें जो है बताया गया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे होता है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी जो स्वतः जनन होता है, क्या ये सच है या गलत है। लुईस पास्चर के अनुसार तो गलत है, क्योंकि लुईस पास्चर ने अपने अध्ययन में, अपने प्रयोगों में बताया कि गलत है। कैसे बताया, जैसे मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता था पहले कि ये कोई एक जार है, ठीक है, कोई डब्बा है ये, और ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। ये कोई एक डब्बा है, ठीक है, ये भी कैसा है, ऊपर से खुला हुआ है। और ये कोई एक डब्बा है, ये भी ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर मैं नीचे इस डब्बे में अगर मैं मांस का टुकड़ा कोई ला के रख देता हूं, ठीक है, अगर नीचे मैं कोई यहाँ पे मीट का टुकड़ा ला के रख देता हूं, इन तीनों डब्बों में ला के रख देता हूं, तो जैसा हम जानते हैं कि मीट के रखने पर, मांस के टुकड़े रखने पर कुछ समय के बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, कीड़े। अब कहा यह जाता था कि जो कीड़े पड़े हैं वो मांस तो निर्जीव है, ठीक है, उसमें कोई जान तो होती नहीं है। तो उस मांस से धीरे 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 जब मांस वो सड़ा, तब उससे कीड़े उत्पन्न हो गए। आपको क्या लगता है कि कीड़े क्या वो मांस के सड़ने से उत्पन्न हुए हैं? तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया और ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से ये सच है या गलत है। तो इसमें क्या किया गया, एक डब्बे को ऊपर से खुला ही रखा गया, दूसरे डब्बे में ऊपर से एक लकड़ी का ढक्कन बंद कर दिया गया, और तीसरे जो डब्बा था उसमें ऊपर से बहुत ही टाइटली इसको लॉक कर दिया गया। ठीक है, किसी भी एक ऐसी चीज से बंद किया गया कि जिससे इसके अंदर कोई भी हवा तक आदान प्रदान नहीं हो सकती है, उसको बंद कर दिया गया। यानी इसमें हवा डायरेक्टली आ सकती है, इसमें क्योंकि लकड़ी जब लगाई गई है, टुकड़ा इसका यहाँ पे लगाया गया है, तो इससे भी एयर आ ही सकती है थोड़ी बहुत, और इससे तो कुछ भी आदान प्रदान नहीं होगा। तो कुछ समय का वेट किया गया, कुछ दिनों का इंतजार किया गया, और देखा गया कि इसमें जो ऊपर से खुला था, ये कैसा था, ऊपर से खुला था, इसमें इस मीट में जब ये मीट सड़ी तब इसमें कुछ कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए, इसमें कुछ कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए। ठीक है, अगर ये कीड़े मकोड़े उत्पन्न हुए, अगर ये सच है, तो इसका मतलब क्या है कि स्वतः जनन होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो गया कि ये फेल है, यानी सच नहीं होता है। जैसे जब इसमें इस डब्बे में ऊपर से टुकड़ा लगाया गया था, तो इसमें ये जो मीट थी वो सड़ी तो, खराब तो हुई, लेकिन उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न नहीं हो पाया। और इसमें इस डब्बे में, क्योंकि इसमें तो एयर भी पास नहीं हो पाती थी, तो इसके अंदर भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों डब्बों में
कोई भी कीड़े उत्पन्न नहीं हुए, केवल उत्पन्न कीड़े किसमें हुए, जो डब्बा खुला था। तो ये साबित हो गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः जनन नहीं होता है। जीव जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, स्वतः जनन नहीं होता है। जीव कभी भी निर्जीव से उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट हमने बाहर डाल दिया और उस कूड़े करकट से जो है जीव उत्पन्न हो गए, है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ही अजीब गरीब प्रयास किए। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो गेहूं होता है, आटा होता है, आटे की जो भूसी होती है उसको अगर हम डालते रहेंगे एक स्थान पर, और उसमें अगर हम पसीना अगर हम निचोड़ के उसमें डालते रहेंगे तो 21 दिन के बाद में उससे चूहे निकलेंगे, है ना। तो पहले प्राचीन समय में, यानी आज से 200 वर्ष पहले के आसपास के समय में, 100-200 वर्ष पहले, कुछ विशेष प्रकार के, क्योंकि जानकारी उतनी थी नहीं, नॉलेज का अभाव था, तो कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि ऐसा हो सकता है ना, और ऐसा प्रयास भी किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो फेल था, वो सच नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर के लुईस पास्चर ने अपने अध्ययन में, अपने प्रयोगों में स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फेल कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गया होगा कि भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता क्या है। उसके बाद में फिर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं से होती है, यानी हमको जो भी सूक्ष्म जीव बीमार करते हैं वो कौन है, वो है बैक्टीरिया, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमको बीमार करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे बैक्टीरिया खराब हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें से हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी हों और कुछ बैक्टीरिया खराब भी हों। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमको बीमार करते हैं वही सिर्फ रोगाणु होते हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो हमको बीमार करते हैं, हम में या फिर पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम रोगाणु कहते हैं। और बाकी बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है, यानी उन बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व हमारे लिए होता है। जैसे दही, हम लोग दही खाते हैं तो दही कैसे बनता है, दही बनाता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, उसके खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, यानी आर्थिक महत्व किस तरीके से कवक से होता है, किस तरीके से बैक्टीरिया से होता है, और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, रोगाणुओं से होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैथोजन। रोगाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजन्स की जांच के लिए, जानने के लिए जगह जगह पैथोलॉजी खोली गई है, जहां पे पैथोजन्स की जांच होती है कि भाई ये डिजीज, ये बीमारी आखिर हुई कैसे, क्या बैक्टीरिया से हुई या वायरस से हुई या प्रोटोजोआ से हुई, तो वहां पे जांच होती है, ठीक है। तो रोगाणु द्वारा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसको भी किसने प्रतिपादित किया, इसको भी लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया कि भाई जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में यहां से भी प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसके आगे अब बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स और क्षय रोग का पता लगाया। एंथ्रेक्स कैसे होता है, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। आगे हम एंथ्रेक्स के बारे में और टीबी के बारे में, टाइफाइड के बारे में, मलेरिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और जो क्षय रोग होता है जिसको हम बोलते हैं टीबी, क्षय रोग को हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, और टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये किससे होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी जो रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और ये एक संक्रामक रोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलसी कैलमेटी के बारे में। आप लोगों ने बीसीजी वैक्सीन सुनी होगी। बीसीजी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है,
तो ये है कौन सी वैक्सीन? BCG वैक्सीन जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? एलसी कैलमेटी ने इसकी खोज की थी। और ये किसके लिए दी जाती है? ये खासकर टीबी, जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, उसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है। और भी कई सारे टीके होते हैं, जैसे DPT, जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है ताकि बच्चों को ये बीमारी ना हो। और MMR टीका, जैसे मम्स, मीजल्स, रुबेला नाम के जो रोग होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए, ताकि ये डिजीज बच्चों को इफेक्ट ना कर पाए, ये दी जाती हैं। तो अब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं बैक्टीरिया के, और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन जाए। तो हम इसको पूरा कंप्लीटली देखेंगे। और क्योंकि देखिए, आपके जो गाइड है, उस गाइड में कुछ विस्तार से नहीं दिया गया है, जितना सिलेबस विस्तार से आपकी जो बुक्स हैं SCERT की, उसमें जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड है। बट आपकी गाइड में उतना सिलेबस नहीं दिया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी गाइड से एक्स्ट्रा जो सिलेबस आपके SCERT पाठ्यक्रम पूरा का पूरा जो है, हम उससे कर पाएँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे कि ये ज़्यादा चीज़ें कराई जा रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अब क्योंकि हमारी थीम है कि DELED से लेकर के UP टेट, सुपर टेट, अगर आपने ये पूरा DELED का जो पाठ्यक्रम है, मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, साइंस के अपलोड हो रहे हैं, और इंग्लिश के अपलोड होंगे, और भी विषयों के वीडियोस अपलोड होंगे। तो अगर आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को देखा क्रम वाइज पूरा का पूरा, तो ये गारंटी है कि आपका UP टेट और सुपर टेट में बहुत हेल्प मिलने वाली, बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, पूरा पाठ्यक्रम यही है सिर्फ, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि UP टेट के लिए हम बाल विकास यानी पेडागोजी उसको स्टार्ट करें, और देखते हैं कि उसको हम कब स्टार्ट कर पाते हैं। बट कोशिश है कि उसको हम बहुत ही शीघ्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी पूरी तैयारी इनसाइड स्टडी फोरम पर कराई जाएगी, ठीक है। और आप लोग ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।